आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने किया कि कैसे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसके अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में, 8 जो खंड थे उनके बारे में किया। आज हम उसी में आगे करना शुरू करेंगे। टर्मिनोलॉजीज ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की शब्दावली। तो इसमें सबसे पहले कोर बैंकिंग सोल्यूशन, हमने बहुत सारी चीज़ें की, उनके मतलब हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है CBS, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में। ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या चीज़ होती है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस। कोर बैंकिंग सोल्यूशन शाखाओं की नेटवर्किंग है, आपस में उनको जोड़ना है। कौन सी शाखाएं? इसमें डाकघर आ जाएंगे, जितने भी डाकघर या पोस्ट ऑफिस होते हैं उन सभी की आपस में नेटवर्किंग करना, उन सभी को आपस में जोड़ना कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहलाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? विच एनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट द अकाउंट्स and avail banking services from any post office on CVS network regardless of where he or she maintains his account। अब ये जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है क्या आ जाएगा? ये शाखाओं की नेटवर्किंग है, ब्रांचेस को आपस में जोड़ना है, जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको आपस में जोड़ना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी कस्टमर है, चाहे उसका अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में है, किसी भी जगह पे है, वो दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस में जाके अपने अकाउंट को संचालित कर सकता है, अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और दूसरी बात, वो किसी भी यानी कि CVS नेटवर्क वाले जो भी पोस्ट ऑफिस होंगे वहां पर जाकर वो कोई भी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है, डाक सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जो भी बैंकिंग सेवाएं होती हैं उनको अवेल कर सकता है। तो ये इसका फायदा आ जाएगा। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगी? ब्रांचेस की नेटवर्किंग हो जाएगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस की आपस में नेटवर्किंग हो जाएगी। किसी कस्टमर ने किसी भी जगह पे अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया है तो वो दूसरे भी किसी पोस्ट ऑफिस में जाके उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, या फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर भी वो बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। The facilities of internet banking and mobile banking have been provided to POSB customers। और कोर बैंकिंग सोल्यूशन में और क्या किया गया? जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कस्टमर्स थे उन सभी को इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। तो इसके बारे में पिछली वीडियो में भी किया था कि इंटरनेट बैंकिंग जो है कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 14 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई। मोबाइल बैंकिंग जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 15 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो ये आ जाएगा आपके पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में। क्या हो जाएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन? ये शाखाओं की नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को CVS नेटवर्क वाले डाक घर में अपने खाते को संचालित करने और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, भले ही कस्टमर का खाता किसी भी डाक घर में हो। यानी कि CVS नेटवर्क वाले पोस्ट ऑफिस में जाकर, चाहे वो कोई सा भी पोस्ट ऑफिस हो, चाहे उसका वहाँ पे अकाउंट है या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो, तो CVS नेटवर्क वाले पोस्ट ऑफिस में जाके वो अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उन सभी का लाभ उठा सकता है। इसमें और क्या किया गया? कस्टमर्स के लिए जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के ग्राहक होते हैं उनको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी प्रदान की गई। और इसके बाद ATM। अब हमने पिछली वीडियो में किया था कि पोस्ट ऑफिस ने अपने ATM जो उनको भी इंट्रोड्यूस किया, वो उनको भी पेश किया। द फर्स्ट ATM ऑफ द डिपार्टमेंट वाज इनॉग्रेटेड एट त्यागराय नगर हेड पोस्ट ऑफिस इन चेन्नई ऑन 27 फरवरी 2014 बाई फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर P चिदम्बरम। उसके बाद जो ATM है इसको कब इनोग्रेट किया गया? जो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पहला ATM था उसकी जो शुरुआत है, उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे? त्यागराय नगर प्रधान डाकघर चेन्नई में किया गया था। और कब किया गया? 27/2/2014 को किया। करने वाले कौन थे? मिस्टर P चिदम्बरम। ठीक है, उस समय ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। एट प्रेजेंट 1000 पोस्ट ऑफिस ATMs हैव बीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 2020। इसके बारे में अपडेटेड डाटा, क्योंकि अभी एग्जाम जो अगले साल होंगे तो अगले साल के अनुसार आपको जो भी अपडेटेड डाटा होगा इनके संबंध में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फ्रॉम 31 दिसंबर 2016 दीज ATMs हैव बिकम इंटर ऑपरेबल विद बैंक्स। 31/12/2016 से ये जो डाक विभाग के ATM थे बैंकों के साथ भी इंटर ऑपरेबल हो गए, अंतर संचालित हो गए। यानी कि इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के ATM कार्ड से किसी दूसरे जाके बैंक के ATM से
से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एटीएम के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो डिपार्टमेंट का या विभाग का पहला एटीएम था उसका इनॉग्रेशन जो है त्यागराय नगर हेड पोस्ट ऑफिस चेन्नई में 27/2/2014 को फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम के द्वारा किया गया था। प्रेजेंट में कितने पोस्ट ऑफिस के एटीएम्स है वो हम करेंगे बाद में। और दूसरी चीज़ है 31 दिसंबर 2016 से ये जो एटीएम थे डिपार्टमेंट के बैंकों के साथ भी इंटरऑपरेबल हुए, अंतर संचालित हुए। दूसरी है इंटरनेट बैंकिंग। द डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 14 दिसंबर 2018। विभाग ने जो भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक कस्टमर्स से ग्राहक थे उनको क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध करवाई। कब से उपलब्ध करवाई? 14 दिसंबर 2018 से। कस्टमर केयर नंबर्स और हेल्प डेस्क नंबर्स ऑफ आरडीओ पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो कस्टमर केयर नंबर है और हेल्प डेस्क नंबर है वो यहाँ पे दे रखे हैं। ये दोनों नंबर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल बैंकिंग। द कस्टमर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैव आल्सो प्रोवाइडेड विद मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी सिंस 15 अक्टूबर 2019। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के कस्टमर थे, डाक विभाग के जो ग्राहक थे, उनको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई। कब से करवाई गई? 15/10/2019 को इसे पेश किया गया। इसके बाद इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट आपके पास सम कॉमनली यूज्ड कमांड इन फनेकल इंपॉर्टेंट है। फनेकल में कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कमांड कौन कौन से हैं? फनेकल मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक का PLIR सेविंग बैंक का काम किया जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो सेविंग बैंक में आती हैं तो उनके लिए अलग अलग कमांड का यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किफ की। तो इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं आपको लास्ट में मिल जाएगा, एक चार्ट वहाँ पर मिल जाएंगी। तो किफ की जैसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल होती है, तो इसमें कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके आप कुछ भी करते हैं। तो जैसे CCRC, अगर आपने क्या करनी है, किफ ID बनानी है, क्रिएट करनी है, उसको वेरीफाई करना है, उसको सत्यापित करना है, या फिर जो पहले से बनी हुई किफ ID है उसमें कोई मॉडिफाई, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? CCRC कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो किफ के लिए आपको ये सारी जो कमांड्स हैं वो याद रखनी है। तो इसमें CCR किसके लिए आ जाएगा? किफ को बनाना है, किफ को वेरीफाई करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो किफ में CCR का यूज़ आप करेंगे। CMRC का उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं? किफ ID में कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है, कोई संशोधन करना है। वेरीफाई ऑफ एग्जिस्टिंग किफ ID, पहले से अगर कोई किफ ID बनी हुई है उसका सत्यापन करना है, या फिर जो नई किफ ID है उसको वेरीफाई करना है, तो ये किया जाता है CMRC कमांड का यूज़ करके। उसके बाद है HCCA, मर्जर ऑफ किफ ID। अब मान लीजिए एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग किफ IDs पहले से बनी हुई हैं, तो उनको आपस में मर्ज करने के लिए HCCA कमांड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपके पास HCRV, कस्टमर 360 व्यू, मतलब उसके सारी डिटेल चेक करने के लिए HCRV का यूज़ आप कर सकते हैं। CCIFI किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंक्वायरी ऑफ किफ यूजिंग मोबाइल और आधार नंबर। मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके किफ ID के बारे में पता लगाने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाएगा? CCIFI का यूज़ किया जाता है। तो किफ ID के मामले में ये सारी कमांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉमनली यूज़ की जाती हैं, बार बार इनका उपयोग किया जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो याद करनी है। आगे चलते हैं SB के बारे में, सेविंग बैंक के बारे में। तो अगर अकाउंट ओपन करना है उसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाएगा? तो वो है CASBAO। ये वाली कमांड यूज़ करके आप अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद अकाउंट ओपन वेरिफिकेशन, खाता खोलने का सत्यापन करने के लिए कौन सी कमांड है? CASBAOV। CTM से आप क्या कर सकते हैं? कैश ट्रांजैक्शन, ये सेविंग की जो पासबुक होती है उसमें कोई भी लेन देन करना है, डिपॉजिट या विड्रॉ कुछ भी करना है, तो कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? CTM का यूज़ किया जाता है। HCAAC, क्लोजर ऑफ अकाउंट, खाता बंद करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाएगा? HCAAC का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अकाउंट मॉडिफिकेशन, अपने खाते में कोई भी संशोधन करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, CASBAM का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है RD अकाउंट के बारे में। तो RD अकाउंट खोलने के लिए CRDOAAC कमांड का यूज़ किया जाता है। अकाउंट वेरिफिकेशन आपने करनी है, अपना खाता खोल दिया, उसके बाद जो वेरिफिकेशन करनी है CRDOAACV का यूज़ किया जाएगा। CRDP, फंडिंग ऑफ RD, यानी कि RD में डिपॉजिट वगैरह करने के लिए CRDP का यूज़ किया जाता है। CRDCAAC यूज़ किया जाता है खाता बंद करने के लिए, और CRDAM अकाउंट मॉडिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, खाता संशोधन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आपके पास TD, MIS, NSC और KVP, ये सारे अकाउंट के संबंध में जो आपकी कमांड्स हैं। CMIS AOP खाता खोलने के लिए कमांड यूज़ की जाती है। आपने इनमें से कोई भी अकाउंट ओपन करना है, कौन सी कमांड का यूज़ किया जाएगा? CMIS AOP। CMIS AOPV अकाउंट ओपन वेरिफिकेशन करने के लिए, CMIS AM अकाउंट मॉडिफिकेशन, उसमें कोई भी संशोधन करना है। HCAA CTD क्लोजर ऑफ MIS और TD एंड NSC KVP पासबुक, आपने MIS का मंथली इनकम स्कीम का, TD का, NSC या KVP का जो पासबुक है उसको अगर बंद करना है तो ये कमांड का यूज़ किया जाएगा। यानी कि पासबुक जो है, पहले तो आपके ये जो भी सारे अकाउंट थे कैसे होते थे, एक आपके सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिए जाते थे, लेकिन पासबुक का यूज़ करने लगे तो जो भी अकाउंट आपके 1/7/2016 के बाद खुले हैं उनको बंद करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाएगा। HCAA CUETD क्लोजर वेरिफिकेशन, समापन सत्यापन के खाता बंद किया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कमांड यूज़ की जाएगी। CSCACM मॉडिफिकेशन ऑफ NSC और KVP सर्टिफिकेट्स, तो जो भी NSC या KVP सर्टिफिकेट है उनमें संशोधन करने के लिए, यानी कि जो भी 1/7/2016 से पहले खोले गए सर्टिफिकेट के रूप में, उनको वेरीफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाएगी? CSCACM। आगे आपके पास CSCCAC क्लोजर और वेरीफाई ऑफ NSC KVP सर्टिफिकेट, जो NSC KVP सर्टिफिकेट हैं जो 1/7/2016 से पहले खुले हुए हैं उनको बंद करना है, उनको वेरीफाई करने के लिए ये वाली कमांड का यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं PPF और SSA के लिए। CPPFAO अगर खाता खोलना है आपने, कौन सी कमांड यूज़ की जाएगी? CPPFAO। उसके बाद अकाउंट ओपन वेरिफिकेशन, खाता खोलने का सत्यापन करने के लिए CPPFAO कमांड का यूज़ किया जाएगा। और फंडिंग ऑफ अकाउंट आप PPF में या SSA में डिपॉजिट करना चाहते हैं, CPDTM का यूज़ किया जाता है। इसमें से विड्रॉ करने के लिए CPWTM का यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद HCAAC क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी कि PPF या SSA का अकाउंट बंद करना है तो HCAAC कमांड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, CSCAOP अकाउंट ओपन करने के लिए यूज़ की जाएगी। CSCAOPV अकाउंट ओपन वेरिफिकेशन, खाता खोलने का सत्यापन करने के लिए यूज़ की जाएगी। CSCAM मॉडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खाते में कोई भी संशोधन करना है उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। HCAACTD क्लोजर ऑफ अकाउंट, खाता बंद करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। HCAACVTD SCSS का अकाउंट है उसको उसके बंद करने का या क्लोजर के वेरिफिकेशन के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाएगा। आगे कुछ है कॉमन कमांड्स। HPBP यूज़ किया जाता है, अपना पासबुक है कोई भी उसमें एंट्री को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है? HPBP। HACLI लेज़र इंक्वायरी, लेज़र पूछताछ के लिए आप HACLI कर सकते हैं, मतलब उसमें जो भी एंट्रीज वगैरह है आप पूछताछ करने के लिए, मतलब आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में पता लगाने के लिए HACLI का यूज़ कर सकते हैं। HTM जो है कैश ट्रांसफ़र, कोई भी MIS TD SCS इंटरेस्ट विड्रॉल है वो करने के लिए आप HTM का यूज़ करेंगे। HFINRPT जर्नेशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है। HPR की बात करें, प्रिंटिंग ऑफ जर्नेटेड रिपोर्ट, तैयार की गई रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। HISCOD एंड ऑफ डे करने के लिए HISCOD कमांड का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, CSI और CIS दोनों अलग चीज़ें हैं। कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन और दूसरा है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। कोर इंश्योरेंस क्या चीज़ है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू क्लाइंटली ऑफ PLI और RPLI a complete technology based solution for insurance services was started in 2014। PLI और RPLI के ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बीमा सेवाओं के लिए एक पूर्ण औद्योगिकी आधारित समाधान 2014 में शुरू किया गया था, जिसे कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन कहा जाता है, CIS कहा जाता है। उसके बाद है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के बारे में। द कोर सिस्टम इंटीग्रेटर वाज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय TCS फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द ईयर 2013। वर्ष 2013 में डाक विभाग के लिए जो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर है इसको TCS के द्वारा डिज़ाइन किया गया और TCS के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, कार्यान्वित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर क्या आएगा, किसके द्वारा इसे डिज़ाइन और इंप्लीमेंट किया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। कब किया गया? 2013 में किया गया। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट SAP प्रोग्रामर्स इन दी वर्ल्ड। SAP क्या आ जाएगा? सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स आ जाएगा, तो ये आपकी फुल फॉर्म से आपको मिल जाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट SAP प्रोग्राम
प्रोग्रामर्स इन दी वर्ल्ड, या दुनिया के सबसे बड़े सैप प्रोग्रामर्स में से एक है। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर क्या है? दुनिया भर के जितने भी बड़े सैप प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक है। द पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाई CEPT मैसूर। इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस पॉइंट में मिल जाएंगी। सबसे पहले आगे चलेंगे पॉइंट ऑफ सेल क्या आता है, लेकिन यहाँ पे बताया जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होता है इसको CEPT मैसूर के द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया। दूसरे आपके पास सेविंग बैंक सॉफ्टवेयर, और इसको हम फिनैकल कहते हैं, जिसको डेवलप किया गया TCS के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। उसके बाद है मकैमिश सॉफ्टवेयर जो PLI RPLI के लिए यूज़ किया जाता है, इसको डेवलप किया गया इन्फोसिस के द्वारा। सब इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जिसे CEPT मैसूर के द्वारा डेवलप किया गया। दूसरा आपके पास आ जाएगा फिनैकल जिसे सेविंग बैंक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा इसको डेवलप किया गया। उसके बाद है मकैमिश PLI RPLI के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फोसिस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आर आल्सो इंटरकनेक्टेड टू CSI थ्रू दी सैप प्रोग्रामर्स। तो ये सारे भी क्या हैं? CSI के माध्यम से सैप प्रोग्रामर के माध्यम से CSI के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो CEPT मैसूर के द्वारा विकसित किया गया। सेविंग बैंक सॉफ्टवेयर यानी कि जिसे TCS के द्वारा विकसित किया गया। फिनैकल जिसे कहा जाता है PLI RPLI के लिए इन्फोसिस के द्वारा विकसित किया गया। मकैमिश जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे सैप प्रोग्रामर के माध्यम से कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। द नेटवर्क यूज्ड फॉर दी CSI और कोर बैंकिंग सिस्टम। CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर और कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए जो नेटवर्क का यूज़ किया जाता है इज सप्लाइड एंड मैनेज्ड बाय सिफी टेक्नोलॉजी। उसे किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है और किसके द्वारा उसका प्रबंधन किया जाएगा? तो वो है सिफी टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर और कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए जो नेटवर्क का यूज़ किया जाता है इसकी आपूर्ति और प्रबंधन करने वाला है सिफी टेक्नोलॉजी। 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर यूज्ड इन पोस्ट ऑफिसेज एज फॉलो। डाक घरों में 2 तरह के नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में आया था कि डाक घरों में 2 तरह के नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, मोस्टली एट LSG एंड अबव ऑफिसेज। अब ये जो नेटवर्क है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऐसे कार्यालयों में जो या तो LSG है, लोअर सिलेक्शन ग्रेड है, या इससे ऊपर वाली श्रेणी के डाकघर हैं। तो इसमें NSP1 जो है वो BSNL के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। NSP क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। NSP2 जो है इज प्रोवाइडेड बाई सिफी बाई प्रोवाइडिंग RF टावर। तो ये सिफी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। कैसे? RF टावर प्रदान करके। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। MPLS जो है कहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा? ऐसे कार्यालय जो या तो LSG हैं या ऐसे ऊपर की श्रेणी के कार्यालय हैं। इसमें NSP1 जो है BSNL के द्वारा, NSP2 जो है RF टावर के माध्यम से सिफी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। दूसरा है आपके पास VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मोस्टली एट बिलो LSG एंड सिंगल हैंडेड ऑफिसेज। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो LSG से लोअर सिलेक्शन ग्रेड से निचली श्रेणी वाले कार्यालय होते हैं या सिंगल हैंडेड कार्यालय होते हैं, वहाँ पर कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जाता है? VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसमें भी NSP1 जो है BSNL के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और NSP2 इज प्रोवाइडेड बाई सिफी। NSP2 भी सिफी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन इसके लिए वो डोंगल प्रदान करते हैं। और इसमें जो आपके MPLS है इसमें भी NSP2 जो है वो सिफी प्रोवाइड करेगा, लेकिन RF टावर के माध्यम से प्रोवाइड करेगा। तो ये आ जाएगा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के बारे में। आगे चलते हैं, आगे मेल ऑपरेशंस या डाक संचालन के बारे में। मेल ऑपरेशन इज वन ऑफ द कोर DOP बिजनेस फंक्शन। मेल ऑपरेशन या डाक संचालन DOP के जो व्यावसायिक फंक्शन है या कार्य हैं उनमें से एक मुख्य काम डाक संचालन या मेल ऑपरेशन है, विच एनेबल्स ऑल मेल बुकिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक, ट्रैक एंड ट्रेस एंड डिलीवरी ऑपरेशन। और इसमें ये कार्य कौन कौन सी चीज़ों में सक्षम बनाता है? डाक को बुक करने, सेल करने, लॉजिस्टिक या ट्रैक और ट्रेस करने या डिलीवरी के संचालन को, इन सारी चीज़ों को करने में DOP को सक्षम बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एनेबल करता है। मेल ऑपरेशंस प्रोवाइड DOP वन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द
देयर डेली ऑपरेशंस। मेल ऑपरेशन क्या कहता है, डाक विभाग को उसके डेली संचालन के लिए, दैनिक संचालन के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक एकल एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है। मेल ऑपरेशंस कवर, अब ये जो डाक संचालन है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाता है, इसमें आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, आगे ये सारी चीज़ें आएंगी, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, तो इसमें कौन कौन सी मेल ऑपरेशन में पॉइंट ऑफ सेल आ जाएगा, मेल बुकिंग इंजन आ जाएगा, उसके बाद मेल एंड लॉजिस्टिक अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम आ जाएगा, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम है, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम है, लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम है, शॉर्ट प्रोग्राम सिस्टम है, फ्लैडी एंड फ्रैंकिंग है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम TMS, परिवहन प्रबंधन प्रणाली। ये सारी चीज़ें जो है डाक संचालन के अंदर आ जाएंगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मेल ऑपरेशन में, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल हमने किया, तो पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल क्या चीज़ होती है। The point of sale has been designed to enable post office to perform all sales operation। डाक घर के, पोस्ट ऑफिस के जितने भी सेल्स ऑपरेशन होते हैं, बिक्री के संबंध में जितने भी संचालन होते हैं, उनको करने में सक्षम बनाने के लिए पॉइंट ऑफ सेल को डिजाइन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल क्या आएगा, पॉइंट ऑफ सेल डाक घर के जितने भी सेल ऑपरेशन है या बिक्री के संबंध में जितने भी संचालन है, उनको करने में पोस्ट ऑफिस को सक्षम बनाने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को डिजाइन किया गया। The point of sale solution operates in online and offline mode। पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन या समाधान जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड के ऊपर काम करता है, एंड प्रोवाइड्स ऑल दी पोस्ट ऑफिसेज डिजाइंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑपरेशंस एट काउंटर, और काउंटर पर पोस्ट ऑफिस के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस संचालन प्रदान करता है, एंड इज आल्सो इंटीग्रेटेड थ्रू ऑप्शंस विद इन दी सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जो ऑप्शन या विकल्प दिए जाते हैं उनके माध्यम से एकीकृत करने के विकल्प भी आपको प्रदान करेगा। The point of sale application contains the following components। point of sale application में कौन कौन से घटक शामिल है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आपको POS काउंटर देखने को मिलेगा, POS बैक ऑफिस देखने को मिलेगा, POS सेंट्रल डाटा सेंटर देखने को आपको मिल जाएगा। तो इनके मतलब क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, तो POS काउंटर की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल काउंटर की बात करें, दिस मॉड्यूल कंटेन्स पोस्ट ऑफिस काउंटर कंपोनेंट्स विच अलाउज ऑल दी डेली ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शनल फंक्शंस। इस मॉड्यूल में पोस्ट ऑफिस काउंटर घटक शामिल हैं जो सभी दैनिक परिचालन और लेन देन कार्यों की अनुमति देते हैं। पोस्ट ऑफिस काउंटर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल काउंटर क्या आ जाएगा आपके पास, तो पॉइंट ऑफ सेल काउंटर मॉड्यूल जो है इसमें पोस्ट ऑफिस काउंटर के कंपोनेंट यानी कि डाकघर काउंटर पर जो काम किया जाता है उसके कंपोनेंट या घटक शामिल है जो क्या करते हैं, आपको डेली ऑपरेशंस या ट्रांजैक्शनल फंक्शन करने की अनुमति देते हैं। इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ ऑल सेल्स फंक्शन, इसमें मुख्य रूप से सभी बिक्री कार्य शामिल हैं। इट इज़ ऑपरेटेड बाई पोस्ट ऑफिस काउंटर ऑपरेटर्स एट द पोस्ट ऑफिस एंड डील्स विद पब्लिक। तो पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल जो काउंटर है इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, पोस्ट ऑफिस के काउंटर के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा इसे संचालित किया जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और फिर जनता के साथ डील किया जाता है। दूसरा है आपके पास POS पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस। द पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस मॉड्यूल हैज़ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो इसमें डाकघर के विभिन्न पहलू शामिल हैं, किसके संबंध में, फॉलोइंग ऑपरेशन कंट्रोल ऑप्शंस बाय द सुपरवाइजर और पोस्ट मास्टर। सुपरवाइजर इनके पर्यवेक्षक या पोस्ट मास्टर के द्वारा जो भी ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है, विकल्पों का यूज़ किया जाता है डाकघर के संचालन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, उसके संबंध में विभिन्न पहलू इसमें शामिल होते हैं। किसमें, पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस में, यानी कि जो भी पोस्ट ऑफिस का संचालन है उसको नियंत्रित करने के बारे में जो भी ऑप्शंस या विकल्प होते हैं उनके विभिन्न पहलू पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस में शामिल होंगे। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इसमें काउंटर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, काउंटर अलॉटमेंट यानी कि कौन से PA के द्वारा कौन से काउंटर के ऊपर काम किया जाएगा, तो काउंटर अलॉटमेंट करनी पड़ती है। तो कहाँ पे की जाती है, पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस में की जाती है। बैग क्लोजिंग एंड डिस्पैच, बैगों को बंद करना, थैलों को बंद करना और प्रेषित करना, रिपोर्ट लेना, पोस्ट ऑफिस डाटा मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस में की जाती हैं। आगे आपके पास पॉइंट ऑफ सेल सेंट्रल डाटा सेंटर, पोस्ट ऑफिस केंद्र, पॉइंट ऑफ सेल केंद्रीय डाटा सेंटर, DOP डाटा सेंटर गवर्न्स ऑल दी सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डाटा कंट्रोल एंड पोस्ट ऑफिस सेटअप। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो डाटा सेंटर है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल डाटा सेंटर जो है ये कौन सी चीज़ों को नियंत्रित करता है, गवर्न करता है, जितनी भी सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन है, मास्टर डाटा नियंत्रण है या फिर डाकघरों के सेटअप को, इन सारी चीज़ों को ये गवर्न करता है, नियंत्रित करता है। इट टेक्स डाटा फ्रॉम SAP सोल्यूशन, ये SAP सोल्यूशन से डाटा लेता है और फिर उसे डाकघर
को ट्रांसफर कर देता है। दिस सेंट्रल डाटा सेंटर इज मैनेज्ड बाय CSI टीम, और ये जो सेंट्रल डाटा सेंटर है इसका प्रबंधन CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर टीम के द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशंस, पॉइंट ऑफ सेल संचालन। आफ्टर सुपरवाइजर परफॉर्म्स एलोकेशन एंड शिफ्ट विगन, जब पर्यवेक्षक एक बार एलोकेशंस को परफॉर्म कर देता है और शिफ्ट विगन कर देता है, यानी कि कौन से काउंटर पे ऊपर कौन से PA के द्वारा काम किया जाएगा ये सारे काउंटर एलोकेशन कर देता है, आवंटित कर देता है, शिफ्ट विगन कर दी। ही सप्लाईज कैश, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरीज टू पॉइंट ऑफ सेल, तो उसके बाद वो पॉइंट ऑफ सेल में ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर देगा, यानी कि कैश, टिकट वगैरह या स्टेशनरी वगैरह जिसे मटेरियल कहा जाता है, ये सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ सेल में सप्लाई करेगा। द काउंटर PA आफ्टर लॉग इन पॉइंट ऑफ सेल, अब जो काउंटर PA है जिसे अलॉट किया गया है, लोकेशन की गई है, वो पॉइंट ऑफ सेल में लॉग इन करेगा। लॉग इन करने के बाद एक्सेप्ट एलोकेशन, एलोकेशन जो है उसको आवंटित किया हुआ जो भी काम है उसको एक्सेप्ट करेगा, और कैश और मटेरियल को भी साथ में एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स ट्रांजैक्शन, और ये सारा काम करने के बाद जो ट्रांजैक्शन है या लेन देन है करने शुरू करेगा। तो पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशन में क्या आएगा, जितना भी पर्यवेक्षक का काम होता है, पर्यवेक्षक ने क्या करना है, एलोकेशन कर दी, शिफ्ट विगन कर दी, ये सारी चीजें करने के बाद जो पर्यवेक्षक है वो क्या करता है, पॉइंट ऑफ सेल को कैश, स्टैंप और बाकी स्टेशनरी की चीजें आप सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के बाद जो काउंटर PA होगा वो पॉइंट ऑफ सेल में लॉग इन करेगा। POS में लॉग इन करने के बाद एलोकेशन को एक्सेप्ट करेगा, इनके आवंटन को एक्सेप्ट करेगा, और साथ में कैश और मटेरियल को भी एक्सेप्ट करेगा। ये सारी चीजें करने के बाद वो ट्रांजैक्शन या लेन देन की करना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं F&A फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वित्त और लेखा। SAP इज डबल एंट्री सिस्टम डेवलप्ड बाय जर्मन एंड कस्टमाइज्ड बाय DOP बाय TCS। SAP जो है जर्मन द्वारा विकसित और TCS द्वारा DOP के लिए अनुकूलित डबल एंट्री सिस्टम है। इंपॉर्टेंट है। SAP क्या आएगा, तो ये SAP मैंने आपको ऊपर भी बताया, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो SAP जो है ये डबल एंट्री सिस्टम है, जिसे किसके द्वारा, जर्मन के द्वारा विकसित किया गया। अब इसको विकसित किया गया उसी रूप में पोस्ट ऑफिस में से यूज नहीं कर सकते थे, तो इसमें कुछ जो कस्टमाइजेशन करनी थी या पोस्ट ऑफिस के लिए जो इसको अनुकूलित किया गया वो किसने किया, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा किया गया। ऑल दी ट्रेजरी वर्क, हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस समरी, प्रिंटिंग ऑफ एस और BO डेली अकाउंट, TCV टेलर कैश बुक होती है जो, एंड रिलेटेड ऑल रिपोर्ट्स आर डन थ्रू द F&A मॉड्यूल। ट्रेजरी वर्क का जितना भी आपका कोषागार का काम रहेगा, ट्रेजरी वर्क रहेगा। हेड ऑफिस और सब ऑफिस की जो समरी या सारांश होते हैं, SO या BO की जो दैनिक लेखे होते हैं, डेली अकाउंट होते हैं, उनको प्रिंट करना। TCV या इनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिंट करना या उनको देखना या जो भी है, ये सारा काम किस में किया जाता है, F&A मॉड्यूल में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। GL कोड जनरल लेजर 10 डिजिट नंबर होता है, अगर वो किससे शुरू है, 3 से अगर वो शुरू है तो वो एक्सपेंसेस के लिए रहेगा, व्यय के लिए। 4 से अगर शुरू है तो प्रॉफिट के लिए, 1 से शुरू है तो रेवेन्यू के लिए, और 8 से शुरू है तो SB हेड्स के लिए। यानी कि जर्नल लेजर कोड जो 10 डिजिट का होता है, अगर वो 3 से शुरू है, इनके 3 से उसकी स्टार्टिंग हो रही है तो एक्सपेंसेस के लिए वो यूज होगा। 4 के लिए प्रॉफिट के लिए यूज हो रहा है, 1 है तो रेवेन्यू के लिए, 8 से शुरू हो रहा है तो SB हेड के लिए है। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ कैश फ्रॉम हेड ऑफिस टू सब ऑफिस, प्रधान कार्यालय से उप कार्यालय को कैश स्थानांतरित करना, आपूर्ति करना, या फिर सब ऑफिस से हेड ऑफिस को कैश भेजना, या फिर सप्लाई ऑफ कैश फ्रॉम सब ऑफिस टू BO, सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को कैश की सप्लाई करना, एंड कैश फ्रॉम BO टू SO, या फिर BO से SO को कैश भेजना, आर डन थ्रू दिस मॉड्यूल। ये सारी चीजें भी F&A मॉड्यूल के माध्यम से की जाती हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट मॉड्यूल के माध्यम से की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स टू सब ऑफिस फ्रॉम हेड ऑफिस, उसके बाद सब ऑफिस से हेड ऑफिस को जो स्टैम्प्स वगैरह है उनकी सप्लाई करना, एंड स्टैम्प्स टू फ्रॉम सब ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, या फिर सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को जो स्टैम्प्स भेजी जाती हैं, आर डन थ्रू दिस मॉड्यूल। तो ये भी किसके माध्यम से, ये भी आपके F&A मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है। द हेड ऑफिस अकाउंट्स ब्रांचेस आल्सो यूज दिस F&A मॉड्यूल फॉर बिल्स पेड, मंथली शेड्यूल एंड रिकंसाइलेशन एक्स्ट्रा। हेड ऑफिस की प्रधान कार्यालय की जो अकाउंट ब्रांचेस होती हैं, लेखा शाखाएं होती हैं, वो भी F&A मॉड्यूल का यूज़ करती हैं। किसके लिए, बिल पे करने के लिए, मंथली शेड्यूल और रिकंसाइलेशन करने के लिए। तो ये आ जाएगा F&A मॉड्यूल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के बारे में, HR मॉड्यूल के बारे में। द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल कवर्स ऑल द प्रोसेस ऑफ DOP एम्प्लॉयज फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू देयर रिटायरमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल जो है डीओपी कर्मचारियों के लिए, डाक विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट से लेके उनकी रिटायरमेंट तक का जितना भी प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के द्वारा कवर किया जाता है। इन द ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल एम्प्लॉइज पोर्टल इज अवेलेबल। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में एम्प्लॉइज पोर्टल, कर्मचारी पोर्टल उपलब्ध होते हैं। इट कंटेन्स 2 पार्ट, और ये जो एम्प्लॉय पोर्टल होते हैं इसमें 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस और दूसरा होता है एम्प्लॉइज मैनेजर सेल्फ सर्विस। अब इनका यूज कैसे किया जाता है अभी नीचे वाले पॉइंट में आ जाएगा। ऑल द एम्प्लॉइज कैन परफॉर्म देयर पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज। जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, लोन लेना है, एडवांस लेना है, ये सारी चीजें एम्प्लॉइज के द्वारा की जाती हैं। किस में की जाती हैं? ये की जाती हैं एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस में, क्योंकि यहाँ पे 2 इसके हमने कर लिया कि पार्ट होते हैं। एक पार्ट एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, दूसरा कौन सा पार्ट आ जाएगा? एम्प्लॉइज मैनेजर सेल्फ सर्विस। अब कोई भी कर्मचारी है उसने ह्यूमन रिसोर्स, अपनी कोई भी व्यक्तिगत ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज करनी है, जैसे उसने छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, लोन लेना है या एडवांस लेना है, तो ये सारा काम जो है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आगे बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन परफॉर्म देयर असाइंड ड्यूटीज, और जो प्रशासक होते हैं अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे, यानी कि वो एम्प्लॉइज मैनेजर सेल्फ सर्विस का यूज करेंगे। अगर किसी ने छुट्टी लेनी है कर्मचारी तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाके उस चीज़ के लिए आवेदन करेगा, और एम्प्लॉय मैनेजर सेल्फ सर्विस में जाके प्रशासक जो भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रहेगा, वो जाके उसकी छुट्टी को अप्रूव करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखिए, सपोज यहाँ पे मान लीजिए एन एम्प्लॉय वांट्स लीव, कोई भी एम्प्लॉय है वो छुट्टी लेना चाहता है, ही विल गो टू एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो वो कहाँ पे जाएगा? कौन से पोर्टल में जाएगा? एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाएगा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे छुट्टी के लिए आवेदन कर देगा, अप्लाई कर देगा। द लीव सैंक्शन अथॉरिटी विल गो टू, अब जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो एम्प्लॉय मैनेजर सेल्फ सर्विस में जाएगी और उसके बाद वहाँ पे जाके उसकी लीव को सैंक्शन करेगी, अप्रूव करेगी। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में क्या आएगा? तो इसमें क्या है, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का जितना भी प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में शामिल होता है। इसमें कर्मचारी पोर्टल उपलब्ध होता है जिसके 2 हिस्से होते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एम्प्लॉय मैनेजर सेल्फ सर्विस। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने छुट्टी लेनी है तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाएगा, यहाँ पे जाके आवेदन करेगा छुट्टी के लिए, और जो एम्प्लॉय मैनेजर सेल्फ सर्विस है उसका यूज़ किया जाएगा जो छुट्टी को अप्रूव करेगा, तो यहाँ पे जाके वो छुट्टी को अप्रूव कर देगा। The following activities are done through this module। इस मॉड्यूल के माध्यम से कौन कौन सी एक्टिविटीज, गतिविधियां की जाती हैं? यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉय कोड, कर्मचारी कोड के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की विशिष्ट पहचान इसमें हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में क्या होता है, प्रत्येक कर्मचारी को एक एम्प्लॉय कोड दिया जाता है जिसके माध्यम से उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। प्रेपरेशन ऑफ पे रोल्स फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, जितने भी कर्मचारी उन सभी के लिए वेतन रोल्स को तैयार किया जाता है। पेंशन मैनेजमेंट फॉर ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉयज, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रबंधन किया जाता है। एम्प्लॉयज सेल्फ सर्विस लाइक अप्लाई लीव ऑनलाइन और लोन, तो इसमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का यूज कर सकते हैं, वो लोन के लिए, लीव के लिए या एडवांस के लिए, सारी चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पीएफ एंड सर्विस बुक, पीएफ और सेवा पुस्तिका का रखरखाव इसमें किया जा सकता है। एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट, कर्मचारियों की भर्ती है, प्रमोशन है, उनकी ट्रांसफर है, कंफर्मेशन है या एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू, ये सारी चीज़ें भी इसके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के माध्यम से आप कर सकते हैं। वैकेंसी मैनेजमेंट, जो वैकेंसीज होती हैं उसका प्रबंधन करना, कार्डर मैनेजमेंट, और उसके बाद डायरेक्टली एजेंसी रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें भी इसी के माध्यम से मैनेज की जाती हैं। लीव मैनेजमेंट, वर्क शेड्यूल्स, टाइम एंड अटेंडेंस, शिफ्ट एंड रोस्टर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। वेरियस ट्रेनिंग्स टू एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न ट्रेनिंग इसमें आ जाएंगी, ट्रेनिंग कैलेंडर आ जाएंगे और ई लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी शामिल हो जाएंगी। आगे चलते हैं, डेली पोस्ट ऑफिस वर्क फ्लो थ्रू सीएसआई के माध्यम से दैनिक डाकघर कार्य प्रवाह। ईच एम्प्लॉय विल बी प्रोवाइड विद सेपरेट 8-digit ID बाय द कंसर्न्ड TCS एट रिक्वेस्ट। आवेदन पर संबंधित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा डाक विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को एक सेपरेट अलग 8 डिजिट की आईडी दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संबंधित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा आवेदन पर डाक विभाग के एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, एक अलग से 8 डिजिट की आईडी दी जाती है। ईच पोस्ट ऑफिस इज हैविंग सेपरेट आईडीज। अब एक तो एम्प्लॉयज को आईडी दे दी 8 डिजिट की, इसके अलावा जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको अलग से एक आईडी दी जाती है। ऑफिस डूइंग ऑल ऑपरेशनल वर्क,
वर्क, जितने कार्यालय ऑपरेशनल वर्क करते हैं, सारा संचालन का काम करते हैं, उनको फैसिलिटी और कोस्ट सेंटर कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, फैसिलिटी या कोस्ट सेंटर कहा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से कार्यालय को फैसिलिटी या कोस्ट सेंटर कहेंगे, जो सारा ऑपरेशनल काम करेंगे, संचालन का काम करेंगे। ऑफिसेज डील्स विद अकाउंटिंग, ऐसे कार्यालय जो लेखांकन का काम करते हैं। सप्लाई ऑफ कैश एंड स्टैम्प्स, कैश और स्टैम्प्स वगैरह की आपूर्ति करते हैं। जनरेशन ऑफ डेली अकाउंट, जो दैनिक लेखे होते हैं उनको तैयार करते हैं। एंड टीसीवी, टेलर, कैश बुक, उन सभी को क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट सेंटर कहा जाएगा। किन्हें प्रॉफिट सेंटर कहा जाएगा, ऐसे कार्यालय जो अकाउंटिंग के संबंध में काम करते हैं, डाक टिकटों या कैश की आपूर्ति करते हैं, डेली जो अकाउंट होते हैं उनको जनरेट करते हैं, टीसीवी जो है उसको तैयार करते हैं, उसके साथ डील करते हैं, उनको हम कहेंगे प्रॉफिट सेंटर। आईडी फॉर फैसिलिटी सेंटर इज विद 13 डिजिट। प्रॉफिट फैसिलिटी सेंटर की जो आईडी होती है उसमें 13 डिजिट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट सेंटर की जो आईडी होती है उसमें 10 डिजिट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। फॉर फैसिलिटी सेंटर आईडी, फैसिलिटी सेंटर आईडी जो है वो 13 डिजिट की होती है, हर एक डिजिट का कुछ मतलब होता है। अब जो पहले इसमें 2 डिजिट होंगे वो किसके लिए रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स विच रिप्रेजेंट्स स्टेटस ऑफ द ऑफिस, वो कार्यालय के स्टेटस के बारे में बताएंगे कि कार्यालय जो है वो हेड ऑफिस है, सब ऑफिस है या कौन सा ऑफिस है, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट 3rd एंड 4th डिजिट बताएंगे आपको सर्कल के बारे में कि कौन से सर्कल का वो पोस्ट ऑफिस है जिसमें वो आईडी यूज़ कर रहे हैं, फैसिलिटी सेंटर आईडी है। अब चलते हैं 5th डिजिट जो वो रिप्रेजेंट करता है रीजन को, क्या जो रीजन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। 6th और 7th डिजिट रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन को, मंडल को। 8th और 9th डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रधान कार्यालय को। 10th और 11th डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सब ऑफिस को। और 12th और 13th डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्रांच ऑफिस को। यहाँ पे जो फर्स्ट है इसको आपने कर लेना। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिस के स्टेटस को। एलएसजी या एचएसजी या किस तरह का कार्यालय उस तरह के उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैसिलिटी आईडी जो वो 13 डिजिट की आ जाएगी, जिसमें पहले 2 डिजिट जो अल्फाबेट रहेंगे। अल्फाबेट डिजिट जो है वो क्या बताते हैं, अक्षर ये जो बताते हैं कि कार्यालय जो है वो किस श्रेणी का कार्यालय है। 3rd और 4th डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को। 5वां डिजिट रिप्रेजेंट करेगा रीजन को। 6ठा और 7वां डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे मंडल को। 8वां और 9वां डिवीजन करेंगे हेड ऑफिस को। 10th और 11th करेंगे सब ऑफिस को। और 12th और 13th डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच ऑफिस को। आगे चलते हैं प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर जो है इसमें कितने डिजिट रहेंगे, हमने ऊपर किया 10 डिजिट का ये आईडी होता है। तो प्रॉफिट सेंटर आईडी की जो पहले 2 डिजिट रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल को। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है, कार्यालय की जो स्थिति है या वो किस श्रेणी का कार्यालय उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। इसमें सबसे पहले जो पहले 2 डिजिट रहेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को। नेक्स्ट जो 3rd डिजिट है वो रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। 4th और 5th जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेंगे डिवीजन को। 6ठा डिजिट रिप्रेजेंट करेगा प्रधान कार्यालय को। 7वां और 8वां डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे सब ऑफिस को, उप कार्यालय को। और 9वां और 10वां रिप्रेजेंट करेंगे ब्रांच ऑफिस को। तो इस तरह से फैसिलिटी सेंटर और प्रॉफिट सेंटर आईडी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। और डिलीवरी एंड ट्रेजरी ब्रांच वर्क्स आर डन थ्रू सैप। वितरण एवं ट्रेजरी शाखा के जितने भी कार्य होते हैं वो सैप के माध्यम से किए जाते हैं। बैक ऑफिस, तो बैक ऑफिस में जितना भी सुपरवाइजरी का काम है और इन्वेंट्री का काम है वो किया जाएगा। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल काउंटर में जितने भी काउंटर ऑपरेशन है, काउंटर के ऊपर जो भी संचालन या काम किया जाता है पीओएस में होगा। बैक ऑफिस आईपीवीएस फॉर डिस्पैच, प्रेषण के लिए बैक ऑफिस का यूज़ किया जाता है। तो हमने ऊपर भी किया बैक ऑफिस में कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बैक ऑफिस में जो डिस्पैच का काम किया जाता है वो किया जाता है बैक ऑफिस आईपीवीएस में। मेल ऑपरेशन, डाक संचालन का काम, ह्यूमन रिसोर्सेज का F&A, फाइनेंस एंड अकाउंट का काम भी इसी में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन दी अबव मॉड्यूल्स, ऊपर वाले जो भी मॉड्यूल हैं। द मेल ऑपरेशन कंटेन दी फॉलोइंग सब मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे एक मॉड्यूल हमने कर लिया डाक संचालन। तो डाक संचालन जो अब किस में किया जाएगा, तो जितना भी ये सारा काम है वो सैप में किया जाता है। तो इसमें सैप में मेल ऑपरेशन का काम भी आता है, डाक संचालन का काम भी किया जाता है। तो इसके भी सब मॉड्यूल है। और डाक संचालन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें DPMS आ जाएगा, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। IPVS का काम आ जाएगा जो डिस्पैच के संबंध में रहेगा। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो मेनली RMS के लिए होता है। रिपोर्ट्स एंड ट्रैकिंग, फ्लैटली फ्रैंकिंग, लॉजिस्टिक पोस्ट, ये सारे जो है किस में आ जाएंगे, डाक संचालन के सब मॉड्यूल्स में आ जाएंगे।
In post offices, point of sale and point of sale back office are offline Java applications. डाकघरों में पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस ऑफलाइन जावा एप्लीकेशंस है, लेकिन जो सैप है वो जर्मन सॉफ्टवेयर है जो केवल ऑनलाइन ही रन करता है, ऑनलाइन ही काम करेगा। पॉइंट ऑफ सेल इज यूज टू बुक अकाउंटेबल आर्टिकल्स। पॉइंट ऑफ सेल का यूज किया जाता है अकाउंटेबल आर्टिकल्स को बुक करने के लिए, जवाबदेह लेखों की बुकिंग करने के लिए, ई पेमेंट प्राप्त करने के लिए और साथ में जो मनी ऑर्डर्स हैं उनका भुगतान बुक करने के लिए। वाइल पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस, लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस है इज यूज्ड टू बैग एंड डिस्पैच बुक्ड आर्टिकल। बुक किए गए लेखों को बैगों में बंद करने और प्रेषित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू एलोकेट काउंटर्स, काउंटर को एलोकेट करने के लिए, आवंटित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू सप्लाई स्टैम्प्स, कैश, पोस्टल ऑर्डर्स, उसके बाद जो स्टैम्प्स है, कैश है, पोस्टल ऑर्डर्स है। टू काउंटर्स एंड टू रिसीव कैश फ्रॉम काउंटर्स, काउंटर को भेजने के लिए, ये सारी चीजें काउंटर को भेजने के लिए, काउंटर से कैश प्राप्त करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस का यूज किया जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से इनको याद करना है, बहुत ज्यादा नहीं है। आईटी मॉडर्नाइजेशन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी होंगी। पोस्ट ऑफिस बिगन एंड पोस्ट ऑफिस एंड आर डन एट पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बिगन यानी कि पीओ में जो बिगिन किया जाता है, पीओ एंड किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है? पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस में किया जाएगा। सैप इज यूज्ड फॉर डीपीएमएस, एफएनडे, ईएसएस और साथ में एचआर, तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका सैप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कोस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड फैसिलिटी आईडी आर द टर्म्स यूज्ड इन सीएसआई इन सैप। लागत केंद्र, लाभ केंद्र और सुविधा आईडी सैप के सीएसआई में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। प्रॉफिट सेंटर इज 10 डिजिट अलॉटेड टू ईच पोस्ट ऑफिस। लाभ केंद्र प्रत्येक डाकघर को आवंटित 10 अंकों की संख्या है। कोस्ट सेंटर भी 10 डिजिट नंबर है, ठीक है। फैसिलिटी आईडी जो वो 13 डिजिट की होती है। प्रॉफिट सेंटर, कोस्ट सेंटर, ये सारी जो है 10 डिजिट आईडी होती हैं। तो ये जो आपकी कोस्ट सेंटर ये भी 10 डिजिट नंबर होता है। यूज्ड बाई ऑल पोस्ट ऑफिस, सभी डाकघरों के द्वारा इसका भी यूज किया जाता है। विच इज द प्रॉफिट सेंटर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस। हमारी जो एक सब ऑफिस है वो जो कोस्ट सेंटर का यूज करेगा, कोस्ट सेंटर आईडी का यूज करेगा, वो उसके संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस की क्या रहेगी? प्रॉफिट सेंटर आईडी होगी। प्रॉफिट सेंटर एंड कोस्ट सेंटर आर यूज्ड इन फाइनेंस एंड अकाउंट। प्रॉफिट सेंटर और कोस्ट सेंटर फाइनेंस एंड अकाउंट में यूज किए जाते हैं। दी फैसिलिटी आईडी इज दी 13 डिजिट नंबर। फैसिलिटी आईडी जो 13 डिजिट का नंबर होती है, जो प्रत्येक डाकघर को दी जाती है। तो इसमें हमने जैसे ऊपर कर लिया, पहले जो 2 डिजिट है अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं जो डिनोट करते हैं कि किस तरह का वो पोस्ट ऑफिस है। वो हेड पोस्ट ऑफिस है, सब ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस है, कौन सी श्रेणी का वो डाकघर है। उसके बाद जो आगे बात करें, आगे के 11 डिजिट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो किसको? सर्कल को, रीजन को, डिवीजन को, उसके बाद सब ऑफिस को या फिर ब्रांच ऑफिस को, इन सभी को डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, सोल की बात करते हैं। SOL जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस आउटलेट। तो सोल आईडी जो होती है ये 8 डिजिट का न्यूमेरिकल नंबर होता है। इनके 8 डिजिट का क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल या संख्यात्मक एक संख्या होती है जिसका यूज फनेकल CVS में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में किया जाता है। The first 6 digits are the respective पिन कोड। इसमें जो पहले 6 डिजिट रहेंगे वो संबंधित पिन कोड के होंगे और लास्ट जो डिजिट होंगे वो पोस्ट ऑफिस को डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपके पास बैक ऑफिस मॉड्यूल। इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर बैक ऑफिस मॉड्यूल कंटेन्स ऑल दी सुपरवाइजर वर्क। तो जैसे हमने ऊपर भी कर लिए कि इसमें सुपरवाइजर का, पर्यवेक्षक का काम और इन्वेंट्री का काम किया जाता है। तो बैक ऑफिस में सारा सुपरवाइजर का जो भी काम है इसमें शामिल होगा और साथ में IPVS का काम भी इसमें शामिल होगा। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का काम भी इसमें शामिल होगा। और ये क्या है कि डिस्पैच मॉड्यूल है। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का जो डिस्पैच मॉड्यूल है, ये कि डिस्पैच मॉड्यूल है, इनके इसमें प्रेषण का काम किया जाता है। तो ये बैक ऑफिस मॉड्यूल के द्वारा इसमें इसको शामिल किया जाएगा। बैक ऑफिस मॉड्यूल कनेक्ट्स F&A मॉड्यूल एंड पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल। बैक ऑफिस मॉड्यूल F&A और साथ में पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को आपस में जोड़ता है। द सुपरवाइजरी वर्क्स सच एज कैश, स्टैम्प्स, IPO एंड चेक्स आर सेंट टू पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल। अब इसमें जो है सुपरवाइजरी वर्क जैसे कि कैश, स्टैम्प्स, IPO या चेक वगैरह है, ये पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को भेजे जाते हैं। कहाँ से भेजे जाते हैं? F&A मॉड्यूल से भेजे जाते हैं। तो सुपरवाइजरी वर्क में क्या आएगा? F&A मॉड्यूल से पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को कैश, चेक, कैश, स्टैम्प्स, IPOs या फिर चेक वगैरह भेजे जाते हैं। एंड कैश, स्टैम्प, IPO, चेक्स आर सेंट टू द मॉड्यूल फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल एंड EMO एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट वेरिफिकेशन सबमिशन आर डन थ्रू द बैक ऑफिस मॉड्यूल ओनली। और साथ में अकाउंट वेरिफिकेशन, डाकघर लेखा का जो सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, ये सबमिशन का जो काम है वो भी बैक ऑफिस मॉड्यूल के माध्यम से ही किया जाएगा।
द बैक ऑफिस रिसीव्स कैश स्टैम्प आईपीओ स्टेशनरीज फ्रॉम F&A। बैक ऑफिस जो है वो F&A से कैश स्टैम्प्स आईपीओ स्टेशनरी को प्राप्त करेगा एंड सेंड्स टू पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल, और फिर उसके बाद क्या करेगा, पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को आगे भेज देगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, बैक ऑफिस जो है ये क्या करता है, ये F&A से कैश स्टैम्प्स और आईपीओ स्टेशनरी को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को इसकी आपूर्ति करेगा। द सुपरवाइजर परफॉर्म वर्क एलोकेशन फॉर ईच काउंटर पीए। प्रत्येक काउंटर पीए के लिए जो एलोकेशन का या आवंटन का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पर्यवेक्षक के द्वारा, सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है। Supply of cash, stamps and stationery to point of sale will not be done directly from F&A module। पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को जो कैश भेजा जाता है या फिर स्टैंप भेजी जाती है या स्टेशनरी भेजी जाती है वो डायरेक्टली नहीं भेजी जाती है, वो F&A मॉड्यूल के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल को नकदी, टिकट या स्टेशनरी की आपूर्ति सीधे F&A मॉड्यूल से नहीं की जाती है। द बैक ऑफिस फर्स्ट रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम F&A मॉड्यूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैक ऑफिस पहले F&A मॉड्यूल से मटेरियल को प्राप्त करेगा, जैसे हमने ऊपर किया कि कैश है, चेक है, आईपीओ, ये सारी चीज़ें F&A मॉड्यूल के माध्यम से बैक ऑफिस को सप्लाई की जाएंगी। उसके बाद बैक ऑफिस इन्हें क्या करता है, पॉइंट ऑफ सेल को आगे ट्रांसफर कर देता है, सप्लाई कर देता है। IPO stamps and stationery are called as material in CSI प्लेटफॉर्म कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर IPO स्टैम्प्स और स्टेशनरी को, इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। तो F&A से ये बैक ऑफिस में जाएंगी, बैक ऑफिस आगे इन्हें पॉइंट ऑफ सेल को भेजेगा। ऑल दी स्टॉक ऑफ मटेरियल आर मेंटेन्ड ओनली इन F&A मॉड्यूल। तो जितना भी स्टॉक होता है मटेरियल का, कैश है, चेक है, आईपीओ, ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, मेन स्टॉक कहा जाता है, और मेन स्टॉक को F&A मॉड्यूल में ही रखा जाएगा। The stock in F&A and point of sale are deducted only when the materials are sold and the cash in point of sale are increased। F&A और point of sale में स्टॉक तभी काटा जाता है, तभी उसको डिक्रीज वहाँ से किया जाएगा जब कोई भी सामग्री बेची जाती है और पॉइंट ऑफ सेल में जो नकदी है वो बढ़ जाती है। एवरी ऑफिस हैज़ अ फैसिलिटी आईडी। अब प्रत्येक कार्यालय की एक फैसिलिटी आईडी होती है, इस तरह से रहेगी। फैसिलिटी आईडी जो है कितने डिजिट की होती है, तो जैसे हमने ऊपर कर लिया कि फैसिलिटी आईडी 13 डिजिट की होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया था कोस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इनकी आईडीज़ के बारे में बताया गया, और यहाँ पे जैसे बताया गया कि फैसिलिटी आईडी जो 13 डिजिट की होती है। तो इसमें यहाँ पे नीचे बताया गया है कि जो आपके पास फैसिलिटी आईडी है 13 डिजिट की होती है, 2 अल्फ़ाबेट रहते हैं, ठीक है, और 11 इसमें डिजिट रहते हैं। अब अगर सर्कल ऑफिस है तो उसके लिए कौन से यूज़ किए जाएंगे, CR यूज़ किया जाएगा रीजनल ऑफिस के लिए। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो कार्यालय है उस कार्यालय की श्रेणी के बारे में बताया जाता है। तो पहले 2 अक्षर जो रहेंगे, पहले 2 क्या होंगे, इसमें अक्षर होंगे, ये 2 अक्षर किस चीज़ के बारे में बताएंगे, वो किस श्रेणी का कार्यालय है तो उसके बारे में। अगर वो सर्कल ऑफिस है तो CR से ये शुरू हो जाएगी फैसिलिटी आईडी। अगर वो रीजनल ऑफिस है तो RO से शुरू होगी, डिविजनल ऑफिस के लिए DOE से शुरू होगी, हेड पोस्ट ऑफिस के लिए HO से शुरू होगी, सब पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट ऑफिस से शुरू होगी, ब्रांच ऑफिस के लिए BO से, और मेल ऑफिस के लिए MO से। तो फैसिलिटी आईडी 13 डिजिट की रहेगी, जिसमें पहले जो 2 हैं वो क्या रहेंगे, अल्फ़ाबेट रहेंगे। ये अल्फ़ाबेट जो है कार्यालय की श्रेणी को दर्शाते हैं। तो सर्कल ऑफिस के लिए CR, रीजनल ऑफिस के लिए RO, इस तरह से आपने ये याद कर लेने हैं। प्रॉफिट सेंटर और कोस्ट सेंटर और फंड सेंटर आर सेम हैविंग 10 डिजिट। प्रॉफिट सेंटर आईडी है, कोस्ट सेंटर आईडी और फंड सेंटर आईडी है, इन सभी के 10 डिजिट होते हैं। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ सेपरेट GL ऑफ 10 डिजिट। प्रत्येक लेन देन के लिए अलग से एक 10 अक्षर का GL कोड होता है, इन विच द डाटा विल बी पोस्टेड, जिसमें डाटा को पोस्ट किया जाता है। ऑफिस कैश इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो कार्यालय की नकदी है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 भाग आ जाएंगे, एक तो DOP कैश आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल कैश। तो एक कार्यालय है उसमें जो कैश रहेगा उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, एक आएगा DOP कैश, दूसरा आ जाएगा पॉइंट ऑफ सेल कैश। DOP कैश की बात करें, दी मेन कैश ऑफ ऑफिस। तो DOP कैश जो वो कार्यालय का मेन कैश होता है। एट द एंड ऑफ द डे DOP कैश शुड बी इक्वल टू फिजिकल कैश। जो DOP कैश यानी कि DOP में जो कैश बैलेंस आएगा वो फिजिकल कैश के साथ भी मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट ऑफ सेल कैश, कैश कलेक्टेड फॉर ऑल दी काउंटर ट्रांजैक्शंस विच आर डन इन पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल। पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल में जितने भी लेन देन किए जाते हैं और लेन देनों के संबंध में जो भी नकदी एकत्र की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेल कैश कहेंगे।
आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल कैश इज टैलिड विद द रिस्पेक्टिव काउंटर असिस्टेंट्स ऑफ फिजिकल कैश। जब पॉइंट ऑफ सेल कैश को संबंधित काउंटर पीए के फिजिकल कैश के साथ मिला लिया जाता है, दे विल ट्रांसफर इट टू दी सुपरवाइजर, यानी कि वो पीओएसबी बैक ऑफिस को इसे ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल जो कैश है वो किसके साथ मेल, वो क्या होता है, जो भी पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल में ट्रांजैक्शन या लेन देन किए जाते हैं, लेन देन के संबंध में जो भी नकदी एकत्र की जाएगी पॉइंट ऑफ सेल कैश उसे कहा जाएगा। अब जो पॉइंट ऑफ सेल कैश है उसको संबंधित काउंटर असिस्टेंट के फिजिकल कैश के साथ मिलाने के बाद सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस को उसे भेज दिया जाएगा जहां पे सुपरवाइजरी का और इन्वेंट्री का काम किया जाता है। देन सुपरवाइजर विल ट्रांसमिट द पॉइंट ऑफ सेल कैश टू एफ&ए। उसके बाद जो सुपरवाइजर है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल बैक ऑफिस है वो क्या करेगा, इस कैश को, पॉइंट ऑफ सेल कैश को एफ&ए को ट्रांसफर कर देगा, जहां पे ऑटोमेटिकली जाके ये डीओपी कैश में कन्वर्ट हो जाता है और डीओपी कैश में कन्वर्ट होने के बाद ये इसको फिजिकल कैश में भी मिला लिया जाएगा। दिस पॉइंट ऑफ सेल कैश ऑफ एन ऑफिस शुड बी जीरो एट एंड ऑफ ईच डे। प्रत्येक दिन के अंत में पॉइंट ऑफ सेल का जो कैश है वो जीरो होना चाहिए। जीएल कोड आपने इसके लिए याद कर लेना है, ये वाला। आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट टी कोड्स फॉर ऑपरेशन इन सैप। सैप में सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स में काम करने के लिए, संचालन करने के लिए कुछ कोड है, जैसे ZFR_day_new, इसका मतलब होता है डेली अकाउंट और DTR इनके डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ZFBL3 यानी इसका मतलब होगा TCB यानी कि ट्रेजरर कैश बैलेंस आपने देखना है तो ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, टी कोड यूज़ करते हैं। F-02 वर्चुअल पोस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ZFV50 का यूज़ किया जाता है कैश रिमिटांस के लिए। ZF110 चेक रिमिटांस के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके पास IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम जो डिस्पैच मॉड्यूल है डाक प्रेषित करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। थ्रू दिस मॉड्यूल बैग क्लोजिंग एंड डिस्पैचिंग फॉर ऑल आर्टिकल्स विल बी डन। इस मॉड्यूल के माध्यम से थैलों को बंद करने और लेखों को प्रेषित करने का काम किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग बैग क्लोजिंग, थैलों को बंद करना शुरू करने से पहले आर्टिकल्स शुड बी फैच्ड फ्रॉम पोस्टमैन, तो जो भी लेख होते हैं बैक ऑफिस के माध्यम से डाकिए से प्राप्त किए जाने चाहिए, उनको फैच किया जाता है पोस्टमैन से, जो भी डाकिए के द्वारा रिटर्न या रिडायरेक्ट के रूप में वापस लाए जाते हैं। At the time of bag closing, a temporary bag ID will be created. जब थैलों को बंद किया जाता है, बंद करते समय एक टेम्परेरी बैग ID क्रिएट की जाती है। आफ्टर इन्वॉइसिंग ऑल आर्टिकल्स बैग शुड बी क्लोज्ड, और जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको इन्वॉइस करने के बाद थैले को बंद कर दिया जाता है। आफ्टर क्लोजिंग द बैग डिलीट द टेम्परेरी बैग ID, बैग बंद करने के बाद जो टेम्परेरी बैग ID है उसको बंद कर दिया जाता है। सिलेक्टिंग डिलीट बैग ऑप्शन, उसका मतलब हो जाएगा कि बैग ऑप्शन जो है डिलीट बैग ऑप्शन को सिलेक्ट करके बैग ID जो रहेगी टेम्परेरी उसको डिलीट किया जाएगा। इफ़ द टेम्परेरी बैग ID इज नॉट डिलीटेड, अगर टेम्परेरी बैग ID को डिलीट नहीं किया जाता है, पी एंड नोट विल नॉट बी हैपेंड इन दी बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस में क्योंकि पी एंड और शिफ्ट बिगिन या पोस्ट ऑफिस बिगिन का जो काम है वो कहाँ पे किया जाता है, बैक ऑफिस में। अगर आपने किसी भी बैग के लिए जो टेम्परेरी बैग ID बनाई है उसको डिलीट ना किया तो पोस्ट ऑफिस एंड भी नहीं होगा बैक ऑफिस में। इन केस ऑफ क्लोजिंग इंश्योर्ड बैग, बीमित थैलों को बंद करते समय सुपरवाइजर वेरिफिकेशन शुड बी डन इन IPVS। सुपरवाइजर जो वेरिफिकेशन है वो IPVS में करी जाएगी। बिफोर क्लोजिंग द बैग्स चेक द मार्क पेंडिंग आर्टिकल इन IPVS टू सी वेदर एनी आर्टिकल रिमेन अनडिस्पैच्ड। बैंक बंद करने से पहले IPVS में मार्क पेंडिंग आर्टिकल की जांच करनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि बिना डिस्पैच के कोई आर्टिकल रह तो नहीं गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। जितनी भी चीज़ें करी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है। कोई भी डाउट है, आपको कोई भी गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।